नमस्कार दोस्तों, हमने अपने पिछले एपिसोड्स में बात की जीवन की जो 3 अवस्थाएं होती हैं, बाल्यकाल, युवावस्था और प्रौढ़ावस्था। फिर चलते चलते हम आ गए थे मेनोपॉज पर, जब महिलाएं 35 से लेके 50 तक की उम्र में आती हैं तो उसमें एक अवस्था आती है कि जब महिला का मेनोपॉज शुरू हो जाता है। उसमें वो किस किस तरह की उनको समस्याएं आती हैं, कैसे मनोभाव के साथ वो जीती हैं और वो सब जो चीज़ें हैं उनसे आप कैसे फ़ाइट कर सकते हैं और किस तरह से परिवार को उस समय उनका साथ देना चाहिए, इन सब पर हमने बात की। लेकिन ये जो एक तरह की कमज़ोरियाँ हमारे अंदर आ जाती हैं, हम जब अंदर से कमज़ोर हो जाते हैं भावनाओं के स्तर पर भी और शारीरिक स्तर पर भी, तो हम ऐसे ना हों, हम अंदर से मानसिक रूप से मजबूत रहें और शारीरिक रूप से भी हम इन सब चीज़ों से लड़ाई कर सकें, फ़ाइट कर सकें, इसकी तैयारी हमें कितने पहले कर लेनी चाहिए, एक बात। और अगर हमने ये तैयारी नहीं की, हम इस अवस्था में आ गए हैं, तो अब क्या? ये सभी प्रश्न लेकर हम आए डॉक्टर कीर्ति दीदी के पास। दीदी ओम शांति। शांति। दीदी, अभी तक हमने जो बात की अपने जितने भी एपिसोड्स में अवस्थाओं के बारे में हमने बात की कि बाल्यकाल में हमें किस तरह का हमारा खान पान होना चाहिए, हमें जंक फूड से बचना चाहिए और हमारे जो स्लीपिंग आवर्स हैं वो अच्छे होने चाहिए, माता पिता को भी अवेयर रहना चाहिए बच्चों के लिए। और कई परिस्थितियों में इतनी चिंता की बात नहीं होती कि जब हम चिंता कर लेते हैं, हमें समय समय पर डॉक्टर के पास भी जाना चाहिए, टेस्ट कराते रहने चाहिए, ये सब बातें हमने की। हम बात करते करते आ गए थे मेनोपॉज पर और हमने जाना कि हम जब भावनात्मक रूप में कमज़ोर हो जाते हैं तो हमें कैसे उससे फ़ाइट करना चाहिए, ये सब तो हमने किया। हम इस उम्र में आके मानसिक रूप से मजबूत रहें, भावनाओं के स्तर पे हम मजबूत रहें, इसकी तैयारी हमें कितने पहले कर लेनी चाहिए। और अगर हमने तैयारी नहीं की, अब हम यहाँ तक आ गए हैं, तो अब क्या? अब हम क्या करें? हम शुरुआत करेंगे कि इसकी तैयारी कब करनी चाहिए हमें। जी, जैसे कि आपको पहले भी हमने बताया था ना कि स्वास्थ्य के 4 मुख्य पिलर्स हैं, स्तंभ पिलर्स हैं जी। डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप एंड स्क्रीनिंग जी। तो उम्र के इस पड़ाव पे भी हमें ये 4 चीज़ों का ख्याल रखना है। और हमने ये भी बात की थी कि कैसे एस्ट्रोजन लेवल अब आपके पास नहीं है, तो सेरोटोनिन की कमी की वजह से जो अवसाद आपको है ना, डिप्रेसिंग फील होना, है ना, रोने का मन करना और एक वैक्यूम सा, है ना, एक लगता है जीवन में अब सब कुछ खालीपन आ गया है, क्योंकि आपके कभी कभी होता है ना, रिटायर हो चुके हैं, बच्चे बाहर हैं, ये सारी बातें होती हैं। इसके लिए डाइट पे हम क्या काम कर सकते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो भोजन जो है पहले तो 2 जना के लिए खाना है। अब वो 2 कौन है मालूम आपको? जी जी। 2, एक तो आपका ये तन, बॉडी का सारा सिस्टम, सेल्स है ना, मसल्स हैं, बहुत सारा चीज़ें हैं, उसको एनर्जी चाहिए, उसके लिए आपको भोजन चाहिए है ना जी। तो बैलेंस डाइट, सात्विक अर्थात आप इसको ऐसे समझिए नेमोनिक्स की तरह, सात्विक, एस से आप अगर लीजिए तो आपका जो ये डाइट है संतुलित होना चाहिए जी। एस से संतुलित, मतलब ऐसा ना हो कि हम सिर्फ प्रोटीन खा रहे हैं जी ना, कई बार ऐसा होता है कि हम सिर्फ प्रोटीन इंक्लूड कर रहे हैं। तो एक बैलेंस थाली हो, अपनी थाली में सेहत को सजाना है ना, बहुत सुंदर थाली में सेहत सजाइए। एस से आप ऐसे समझिए, और ए से जो है सात्विक से, ए से आप ऐसे समझिए कि आपको जो है वो अवॉइड जंक फूड जी, है ना। तो सात्विक से हम सोचते हैं कि सिर्फ मंदिर का बना हुआ प्रसाद ही सात्विक नहीं हुआ। इसको आज हम ऐसे याद करेंगे। बहुत हाँ, ये अच्छा तरीका है कि एस से सात्विक और ए से अवॉइड जी। तो एस से संतुलित बैलेंस डाइट, ए से अवॉइड जंक, अवॉइड स्मोकिंग, है ना, अगर जो भी माताएं बहनें अगर अभी भी करती हैं तो, और अवॉइड नॉन वेजिटेरियन फूड। तो ऑब्वियसली तब जाके सात्विक होगा। एक मुझे लगता है एक और ऐड कर देना चाहिए, अवॉइड नेगेटिविटी। अवॉइड नेगेटिव, वो हम आएंगे उस पे जी जी, है ना। टी से जो है ना वो थॉट्स पे। अच्छा जी जी। तो अवॉइड नेगेटिव थॉट्स, टी से थॉट्स, माइंडफुल ईटिंग, थॉटफुल ईटिंग,
थैंक्स टू द फूड, ठीक है। बहुत सुंदर। तो ये आपको थैंक्स गिविंग है ना, ये टी से हो गया आपका। जी। आप वी से जब आ जाएंगे है ना, तो वी से वेराइटी, ऐड Good. वेराइटी हाँ। है ना। रेनबो डाइट मैं कहती हूँ पेशेंट्स को। अच्छा। थाली आपकी जितनी कलरफुल है हाँ। उतनी ही स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। वो देखने में भी अच्छी लगेगी और जाहिर है जी। खाने में तो वो अच्छी है ही। बिल्कुल। आप सुबह से लेकर रात तक में भी काउंट कर सकते हैं कि कितने कलर्स आपने अपने थाली में सजाए थे। जी। क्योंकि ये जो प्रकृति ने हमें दिया है, ये जैसे बैंगन है, उसका जो है बैंगनी रंग है, तो ये जो पिगमेंट्स होते हैं ना, ये सब एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं इसमें। हर पिगमेंट का एक रोल होता है। तो इस उम्र में तो विशेष करके आपको एंटीऑक्सीडेंट्स लेना ही है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट्स एंटी कैंसर की तरह काम करता है ना। फ्री रेडिकल्स जो बॉडी में होते हैं उनको जो है ये नलिफाई करता है, तो एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेगा आपको। तो वी से क्या हुआ? वेराइटी, रेनबो डाइट, ठीक है ना। आई से क्या हो गया? फूड फॉर इंटेलिजेंस। अच्छा। क्योंकि आप चाहेंगे कि आप जो हैं इटर्नली यूथफुल रहें, तो उसके लिए आपके कॉग्निटिव फंक्शंस यानी आपकी समझ, आपका ब्रेन, वो भी तो यूथफुल रहे जी। तो ऐसे भोजन को हमें देखना है जो हमारी ब्रेन के लिए अच्छा हो। अखरोट, अच्छा, है ना, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। अलसी, फ्लाक्स सीड्स, है ना, ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। और वो भोजन जो हमारी आंतों के लिए बहुत अच्छे हैं, है ना, जैसे कि फर्मेंटेड फूड्स, अच्छा, है ना। तो ये हो गया, आई से हो गया फूड फॉर इंटेलिजेंस। जी। ठीक है। सी से आ जाइए, काम माइंड, हाँ, है ना, बहुत से ज़रूरी है। बनाया हुआ कुकिंग, है ना। सी से हो गया कुक विथ काम माइंड, है ना। बनाया कैसे गया है? जी, बिल्कुल। कुक विथ काम माइंड, जैसा मन वैसा। तो इसलिए इसमें के ना लेके सी लिया है। हाँ। तो सात्विक हमारा ये आहार, हम इसे सिर्फ यदि नेमोनिक्स की तरह याद रखें, जी, तो आपको नहीं लगता है कि दिन से लेके रात तक हमारा आहार हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक ही तो रहेगा ना। कुछ भी तो हम गलत नहीं करेंगे इस तन के लिए। जी। तो डाइट को इस तरह से रखना है। और दूसरी बात यह है कि भोजन, हमने कहा कि एक तन के लिए, तो तन के लिए ये सात्विक डाइट हो गया। जी। और हमारे इस शरीर में एक और दुनिया बसती है, हमारी आंतों में। हाँ। सूक्ष्म जीवाणु, अच्छा, गट माइक्रोबायोट। जी। उसका अभी के समय में न्यूरोसाइकाइट्री और न्यूरोसाइंस में बहुत रोल है। देखा गया है कि जिनका ये गट माइक्रोबायोटा का डिसबायोसिस होता है, माना कि जो सूक्ष्म जीवाणु हमारी आंतों में है, अगर उसमें असंतुलन हो जाता है तो डिप्रेशन हो सकता है। अगर वो कम ज़्यादा हो जाते हैं तो उनका अगर वैरायटी में मान लीजिए चेंजेस आ गया, कम हो गया, है ना, और कम हो गए, है ना, तो क्या होता है? अब आप कहेंगे कि हमें इनके लिए क्या खाना है? जी, बिल्कुल। और इनका क्या रोल है? इनसे डिप्रेशन कैसे हो सकता है? है ना, आपके मन में कितने विचार आ रहे होंगे। बात है। हाँ, पहली बात तो ये कि एक अंदर दुनिया है। अभी तक तो यही है कि हमें कुछ सेल्स हैं, कुछ टिश्यूज हैं, हड्डियां हैं, बस ब्लड है, ये सब। लेकिन ये जो, हाँ, जाहिर सी बात है, जीवाणु प्रकृति पति है ना, तो आपको ये भी प्रकृति 5 तत्वों से बना तो है, लेकिन अंदर में कुछ फ्रेंडली बैक्टीरिया हैं। ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया हमारी आंतों में है। और वो 90% ऑफ द सीरोटोनिन जो है वो गट से बनता है, इन्हीं बैक्टीरिया से ही। जी। और आजकल तो बहुत बात हो रही है गट्स के बारे में, क्योंकि किसी को कॉन्स्टिपेशन, किसी को कुछ, ये सब आजकल चल रहा है। वो जो होता है ना, जो हम कहते हैं कि अंतः प्रज्ञा, यू नो दैट गट फीलिंग, यू नो, तो वो कहाँ से आती है? कितना इम्पोर्टेंट है ये कि हमारे इमोशंस जुड़े हुए हैं गट बैक्टीरिया से। हम कहते हैं ना कि जब हम कोई परफॉर्मेंस देने जाते हैं तो वो जो बटरफ्लाई इन द स्टमक होता है, आप यू कैन रिलेट, यू नो व्हाई आई सेड कि आपको भोजन इनके लिए भी करना है, क्योंकि इस मेनोपॉज के समय में जब सेरोटोनिन, एस्ट्रोजन कम है, तो आप कैसे कर सकते हैं। तो वो जो भोजन आपको बताया सात्विक डाइट से मिलेगा आपको, क्योंकि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आप ले रहे हैं उसमें, है ना। बाकी इसके लिए प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक। पहले तो आप जाने कि ये गट माइक्रोबायोटा होता क्या है। जी, बिल्कुल। और इसका फंक्शन क्या है। तो जैसा बताया, ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया हमारी आंतों में एक दुनिया बसाए हुए हैं, जो एक किले की तरह काम करते हैं। पैथोजेनिक बैक्टीरिया के लिए, अच्छा, जो रोग को जन्म देते हैं, ऐसे जीवाणु के लिए एक ऐसा किला
जिसको ये इन्वेड ना कर सके। दूसरा, इम्यूनिटी के लिए ये रिस्पॉन्सिबल हैं। तीसरा, सीरोटोनिन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल हैं। और जब इनमें ही कुछ ऐसी गड़बड़ी हो जाती है तो ये जो होता है ना, IBS हो सकता है ना, और आपकी आंतों में इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होगा, आंतों की बीमारी ज़्यादा होने लगेगी, चिड़चिड़ापन होगा आपको, है ना। इम्यून सिस्टम आपका, कोविड के समय यदि आपको याद हो तो ये सबको उस समय बहुत अवेयरनेस हुआ था कि आपको प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक लेना है, तब से ये नाम थोड़ा सा प्रेवलेंट हो गया है। हाँ बिल्कुल। तो क्यों हमें लेना था? इम्यून सिस्टम को हम ताकि अपना स्ट्रॉन्ग रख सके। जी जी। तो ये हमारा हो गया। इसके लिए अब ऐसा भोजन पहले तो क्या ना करें और क्या करें, तो जो नहीं करना है, जंक, शुगर, स्मोकिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं इस गट बैक्टीरिया के लिए हार्मफुल है। और आपको पता है सबसे ज़्यादा यही चलन में है, क्योंकि आजकल हम इतना बिजी हैं कि हमारे पास खाना बनाने का समय नहीं है। और सबसे बड़ी बात, ये इतना इजीली अवेलेबल है, जैसे कि हमने पहले भी कहा कि एक फ़ोन कॉल पे खाना आ जाता है ना, और वो ही हम खा रहे हैं, क्योंकि जस्ट हमें बस पेट भरना है। हमें क्या देना है क्या नहीं देना है इसकी हम परवाह ही नहीं है हमें, एक तरह से मैं कहूँ तो। भोजन बनाना बहुत आसान है जब आप जान जाएंगे कि यदि सिंपल खिचड़ी या दलिया भी काफ़ी होता है खुश रखने के लिए। जब आपको एक बार इसकी आदत हो जाएगी, और ये तो ऑब्वियसली आपको मेडिटेशन से ज़रूर, क्योंकि आप खुशी खाने में नहीं ढूंढ रहे हैं, फिर आपको ये स्मृति है कि मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, तो हम भोजन खुशी में ढूंढने लगते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उस खुशी वाले भोजन से हमारे अंदर की जो दुनिया वाले बैक्टीरिया हैं उनकी खुशी को हम छीन रहे हैं। तो उनकी खुशी को बनाए रखने के लिए क्या खाएं, जो ना खाएं वो बताया, क्या खाएं? बनाना। अगर आपको डायबिटीज नहीं है, सुपर फूड है हमारी आंतों के लिए। और पहले भी बताया है जो कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वाले फूड हैं, वॉलनट्स हुए, फ्लैक्सीड हुए, ये सब। और तीसरा जो आपको है इसके लिए फर्मेंटेड फूड्स जी, है ना। और हमारे देश की तो ये कितनी सुंदर विविधता है कि यदि आप उड़ीसा की तरफ जाएंगे तो वहाँ दही पखाल खाया जाता है। आप बिहार में आएंगे तो वहाँ माड़ भात चोखा खाया जाता है ना। और आप साउथ इंडिया की तरफ जाएंगे तो वहाँ इडली खाई जाती है। जी जी। तो ये थी ही, हम भूल गए हैं। हमारे बुजुर्गों ने, मैं दीदी मतलब कितनी सुंदर व्यवस्था की थी, और वो कितने इंटेलिजेंट थे, उन्होंने कैसे भोजन को, और ये दलिया खिचड़ी ये सब जो अभी हमारे मेन्यू से गायब है एक तरह से, अब जो थोड़ा समझ गए हैं ना वो तो अभी धीरे धीरे लेके आ रहे हैं। अदरवाइज लोग कहते हैं अरे ये तो बीमार लोगों का खाना है, हमें क्यों खिला रहे हैं ये खाना। बच्चे तो अक्सर से ये बात बोलते हैं घर में, ये कोई खाना होता है, कुछ अच्छा सा बनाइए। अब अच्छे में क्या खाना है, कुछ चाउमीन बना लीजिए, ये सब, और ये हमारे पेट के लिए मुझे लगता है जहर है। आप बताइए, आप खुश होने के लिए भोजन कर रहे हैं जी। आज आप इस बात को जान के पक्का कर लीजिए, आप खुश होने के लिए समोसा चाउमीन खा रहे हैं, वो आपके अच्छे बैक्टीरिया के लिए हार्मफुल है, जो आपको सीरोटोनिन दे रहा था, जो आपकी मन की खुशी को स्थिरता में मददगार है। मन की खुशी की स्थिरता में मददगार है। आप देखिए कि एक ऐसा पैराडॉक्स है कि हमें खुशी चाहिए है, इसलिए हम कुछ बना रहे हैं, समोसा चाउमीन, है ना, और ये हमारी आंतों के लिए हार्मफुल है जी। और उसके बाद हमने ये भी जाना है कि हमारी आंतों से ही 90% सेरोटोनिन रिस्पॉन्स सिक्रीट होता है, जो कि हमारी मन की खुशी की स्थिरता को बनाए रखने के लिए जरूरी है। बिल्कुल। तो ये कैसे हम खुशी को, तो क्या खुश हो पा रहे हैं? आप खुद देखिए ना। वही ना, अभी जैसे हमें लगता है कि चलिए बाहर खाना खाने चलते हैं, खुशी सेलिब्रेशन है ना, हम खुशी के लिए तो बाहर जा रहे हैं, हम खुशी ढूंढ रहे हैं, सेलिब्रेशन कर रहे हैं, लेकिन उस खाने को खाने के बाद घर आके आप पेट पकड़ के पूरी दुनिया खुश होनी चाहिए थी फिर तो। लेकिन कोई भी खुश नहीं है। सोचना तो पड़ेगा हमें इस बारे में कि कहीं तो कुछ चूक है हमसे। तो अंदर की जो हमारी एक दुनिया है सूक्ष्म जीवाणुओं की, प्लीज उनका ख्याल रखिए। तो जैसा बताया है ना, जो नहीं खाना है और जो खाना है, और ये चीज़ का भी एक बहुत ख्याल रखना है। जैसे कि मार्केट में भी सप्लीमेंट्स आते हैं प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक के, तो उसमें बहुत ध्यान से हमें लेना है, क्योंकि जो हम सप्लीमेंट्स लेते हैं वो हमारी आंतों तक पहुंचना होगा, ओके, तभी वो दे पाएगा। और दो बातें होती हैं, एक होता है प्रीबायोटिक और दूसरा होता है प्रोबायोटिक। प्रीबायोटिक क्या करता है, वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करता है, माइक्रो आर्किटेक्चर, जिसपे कि ये बैक्टीरिया पलें। अच्छा, ओके, ठीक है।
तो उस तरह की दवाइयाँ और प्रोबायोटिक जो हैं, जो कि ये होते ही हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस है, बाकी जिस आंतों के लिए जो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया हैं वो डायरेक्टली वो रहते हैं। जी जी। और भोजन से कैसे हम इनको अच्छे से पोषण दे सकते हैं, ये बैक्टीरिया पलते हैं हमारे डाइटरी फाइबर पे। अच्छा, ठीक है। तो जो भोजन जब नहीं पचता है वो आंत में जाता है, तो ये इसी पे पलते हैं। तो फाइबर युक्त है ना, डाइटरी फाइबर जरूर लीजिए। और दूसरा इसबगुल हस्क आता है, वो भी बहुत अच्छी चीज होती है। तो मुझे लगता है जो बुजुर्गों का कमरा होता है ना, वहाँ तो वो बोतल मिलेगी आपको। हाँ जी, अदरवाइज वो नहीं मिलेगी। नॉर्मली भी आप उसको ले सकते हैं। इट्स वेरी गुड। जी जी जी। इसबगुल हस्क हुआ है ना, और डाइटरी फाइबर्स इंक्लूड कीजिए, तो ये बैक्टीरिया आपके अच्छे से नरिश होते रहेंगे और आपको खुश रखेंगे, स्वस्थ रखेंगे। एक प्रश्न दीदी, जैसे अभी आपने कहा कि बनाना हमें लेना चाहिए, केला हमें लेना चाहिए, तो केला लेने का कोई खास समय है कि हमें किस समय लेना चाहिए? यस, एक्चुअली क्या है, सच्चाई ये है कि हर बॉडी डिफरेंट होता है। अच्छा। एंड वी हैव टू प्रैक्टिस लिसनिंग टू आवर बॉडी। हम अपने शरीर की खुद सुने, क्योंकि आजकल न्यूट्रीजीनोमिक्स एक ब्रांच ही डेवलप हो रहा है कि हर भोजन हर शरीर पे डिफरेंट क्यों एक्ट करता है। तो एक होता है ना, हम कह सकते हैं कि हम केला जब एम्प्टी स्टमक लेते हैं सुबह उठते ही, तो हमें ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन में ऐसा कुछ रिसर्च नहीं हो रहा है कि आपको भोजन के बाद ही लेना चाहिए या सुबह ही या 12 बजे से पहले लेना चाहिए। सच्चाई तो ये है कि आप केला कभी भी खा सकते हैं। कितना खाना चाहिए ये भले आप पूछ सकते हैं, ये भी एक बात है। हाँ, अक्सर रात में तो मना ही करते हैं केला खाने के लिए कि रात में केला नहीं खाना चाहिए। ऐसा है क्या? और हम रात में सोने जाने से पहले वैसे भी केला क्यों खाएं जब पूरा दिन हमारे पास था। तो हम सबसे अच्छा है ब्रेकफास्ट के समय में यदि आप लें। अच्छा। क्योंकि हमने ये देखा है कि केला यदि आप एम्प्टी स्टमक भी लेते हैं तो वो बहुत अच्छा एक सूदिंग आपको वो महसूस कराता है। ब्रेकफास्ट के समय ले सकते हैं, आप लंच के बाद भी ले सकते हैं। अच्छा। ऐसा इसमें आराम से। ऑब्वियसली रात में तो कोई भी चीज ऐसी नहीं लेनी चाहिए जो कि आपको डाइजेशन पे और लोड आप दे। जी बिल्कुल, इतना तो शायद पता है सबको। जी। बनाना में एक चीज और होता है, पोटेशियम भी बहुत अच्छा होता है, कैल्शियम का रिच सोर्स है। मुझे इसीलिए कहना है कि बनाना को हम सुपर फूड, स्पेशली जो मेनोपॉजल वुमेन है उनके लिए। जी। तो अगर आपको डायबिटीज नहीं है तो प्लीज इंक्लूड बनाना इन योर फूड। हाँ। अभी आपने बात की इसबगोल की, तो ये बिफोर मील लेना चाहिए या आफ्टर मील लेना चाहिए? एक्चुअली क्या है, यदि आपको हाइपरटेंशन और डायबिटीज है जी, अगर है, क्योंकि इस उम्र में हो जाता है। हाँ। तो सबसे अच्छा है ना कि भोजन से 1 घंटा पहले, अगर 1 घंटा पहले भूल गए तो आधे घंटा पहले यदि आप इसबगोल हस्क ले लेते हैं तो ये आपके शुगर को कंट्रोल करने में बहुत सहायक है। आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी बहुत सहायक होगा ये भोजन से जस्ट पहले अगर आप ले लेते हैं। ये आसान होगा कि जब आप खाना बनाने जा रहे हैं किचन में, है ना, 1 चम्मच हस्बैंड को दे जाएं, 1 चम्मच आप खुद खा लें, क्योंकि आधा घंटा तो प्रोसेस में लगता ही है खाना बनाने में। और उसको घोल के लेना। कैसे? पानी में उसको घोल के लीजिए हमेशा। ऐसे अगर अभी जैसे है ल्यूक वार्म वाटर में आप उसको लीजिए, पानी बहुत गर्म नहीं हो, और उसको घोल के तुरंत पी लेना है। उसको कभी भी गलती से सीधे ऐसे नहीं, उसको जस्ट कहते हैं ना फांकना नहीं है, क्योंकि वो जम जाता है और आपको चोकिंग हो सकता है। ऑलवेज डिसॉल्व इट और तब उसको आप लीजिए। जी। दूध के साथ कुछ लोग लेते हैं, लेकिन डेयरी प्रोडक्ट्स जो है वो बहुत लोगों को इस उम्र में लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है, तो वो भी ब्लोटिंग और गैसियस डिस्कम्फर्ट कर सकता है। इसलिए नॉर्मल वाटर में आप इसको ले सकते हैं। जी। और क्या कर सकते हैं हम इस उम्र में बाकी खुश रहने के लिए? तो डाइट तो हमने सात्विक का नेमोनिक्स आपको बताया और 2 लोगों के लिए भोजन करना है। इस गट जीवाणु को हमें स्वस्थ रखना है, खुश रहने के लिए। जी। सूरज को भी, उससे भी नरिशमेंट लीजिए। हाँ, कहते हैं ना सूरज की धूप को खाइए। जी। उससे आपको विटामिन डी, सेरोटोनिन दोनों मिलेगा, जिसकी कमी हो रही है, क्योंकि हड्डियां इस समय ही तो कमजोर होने लगती हैं। एक आजकल दीदी जैसे हम देखते हैं कि हम जैसे जिन घरों में हम रहते हैं वहाँ धूप का कोई सोर्स नहीं है। हम फ्लैट्स में रहते हैं, ऐसी जगह रहते हैं जहाँ धूप मिलती नहीं है, हमें बाकायदा पार्क वगैरह में जाना पड़ता है और वो हर रोज पॉसिबल नहीं होता। तो वहाँ फिर कुछ हम ऐसा सप्लीमेंट लेके भी इसको हाँ जी, विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन भी आता है। वो कितना रिकमेंड करते हैं आपकी? जो पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन के लिए 2000 इंटरनेशनल यूनिट ऑफ विटामिन डी इज रिकमेंडेड डेली अलावेंस। वो आपको वो डॉक्टर से संपर्क करके उसका सप्लीमेंटेशन लीजिए। और कैल्शियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम भी 2 ग्राम
डेली का रिक्वायरमेंट है। जी। तो यदि आपके भोजन से या और किसी तरह से आपको वो नहीं मिल रहा है तो आप डॉक्टर से संपर्क करें और विटामिन डी और कैल्शियम का सप्लीमेंटेशन लीजिए। विटामिन डी टेस्ट भी कभी कभी हम कराते हैं और अगर वो इनसफिशिएंट आता है तो उसके लिए भी हम वीकली सप्लीमेंट्स उसका रहता है, बट अपने से नहीं ले, आप पहले डॉक्टर से संपर्क करें। जी जी जी, जी। तो सप्लीमेंट्स आते हैं। थैंक यू दीदी, इतनी सुंदर जानकारी देने के लिए, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी, और इतनी सब बातें बताने के लिए मुझे लगता है कि हमारे व्यूवर्स को काफ़ी लाभ मिलेगा इतनी जानकारी से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। ओम शांति। थैंक यू सो मच। ओम शांति। दोस्तों, आज हमने देखा कि मेनोपॉज में किस तरह की डाइट का हमें ध्यान रखना चाहिए, और हम क्या लेते हैं और क्या हमें नहीं लेना चाहिए, और क्या लेना है और किस समय लेना है, और अगर वो चीज़ें हमें नहीं मिल रही है तो हम सप्लीमेंट से भी उसको ले सकते हैं। मुझे लगता है कि आज की जितनी भी बातें और जानकारी आपको दी गई, इससे वाकई आपको लाभ मिलेगा। एक नए विषय के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।